दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कल जिस बात का जिक्र हमने किया था कि 193 सांसदों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने वाला प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर ली है। आज वो प्रस्ताव तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश कर दिया गया। और जिस प्रकार के आरोप लगाए गए, वो आजाद भारत में इस तरह के आरोपों की गुंजाइश कभी बनी नहीं थी। तब भी नहीं बनी थी जब टीएन शेषन तमाम राजनीतिक दलों के साथ टकराहट की मुद्रा में थे। लेकिन आज उन आरोपों की गुंजाइश बन गई। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई जिसमें लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव को संपन्न कराने वाली संस्था बिल्कुल चुनावी माहौल में सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। दुनिया का कोई दूसरा देश होता जहां संसदीय प्रणाली चल रही है तो निश्चित तौर पर इस तरह का प्रस्ताव आने वाला व्यक्ति, चाहे जिसके खिलाफ भी प्रस्ताव आता, वो अपने आप को चुनाव कार्यों से अलग कर लेता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया कि जब उनके खिलाफ प्रस्ताव आया, जब उनके खिलाफ पद से हटाने का प्रस्ताव आया, उस वक्त से उन्होंने खुद को लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर अपने काम का संचालन करने से रोक लिया। लेकिन आज जब प्रस्ताव आ गया है, उसके बाद ज्ञानेश कुमार ने ओम बिरला जैसी परंपरा का पालन नहीं किया। अगले एक हफ्ते के भीतर चर्चा है कि बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तब बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम के चुनाव की रणभेरी बज जाएगी और एक तरह से पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी पूरा प्रशासनिक तंत्र इन चुनावी राज्यों का ज्ञानेश कुमार के अधीन उनके आदेश पर चलने वाला हो जाएगा। तब इस परिस्थिति में ज्ञानेश कुमार भला चुनाव को कैसे कराएंगे जब चुनावी राज्यों के सत्ताधारी दल या प्रमुख राजनीतिक दल ही उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं? तो क्या ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में जिस आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप हुआ है, क्या उस संस्था के द्वारा चुनाव कार्यों का संचालन विधि सम्मत तो होगा, लेकिन क्या वो न्यायोचित ठहराया जा सकेगा? कई सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो एक साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जितने आरोप ज्ञानेश कुमार पर है वो बेहद ही संगीन किस्म के आरोप है। इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं जिन आरोपों की हम चर्चा करें तो कई दूसरे महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े होते हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या भारत जैसे देश में जिसे लोकतंत्र का अंपायर कहा जाता है, जैसे क्रिकेट के मैदान में या दूसरे खेलों में अंपायर होते हैं, मैच रेफरी होते हैं, उस तरह की भूमिका लोकतंत्र के मैदान में चुनाव आयोग की बताई जाती है, फिर चुनाव आयोग के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या अंपायरिंग की भूमिका छोड़कर वाकई एक खिलाड़ी की भूमिका में नजर आ रहा है? और जब वो खिलाड़ी की भूमिका में नजर आ रहा है तो सवाल यह है कि सरकार ऐसे लोगों को चुनती ही क्यों? यूं ही विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा, यह बात तो करीब करीब तय है कि आरोप यूं ही नहीं लग रहे, बल्कि आयोग की कार्यप्रणाली पर जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं वो बिहार में जब वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई तब से ही लग रहे हैं। उसके पहले भी लग रहे थे, मशीनी व्यवस्था, चिप मशीन की जांच, इन सब को लेकर लग रहे थे। यहां तक कि कब तक मशीनों में डेटा सुरक्षित रखा जाएगा, उस अवधि को, डेटा अवधि को कम किया गया, तब भी सवाल उठे थे। लेकिन अब सवालों का दायरा बढ़ता जा रहा है और सवालों का दायरा बढ़ता जा रहा है तभी आरोपों की झड़ी भी बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर 7 तरह के आरोप, बेहद संगीन आरोप इसमें लगाए गए हैं। विपक्ष ने जो नोटिस दिया है, प्रस्ताव नहीं बल्कि जो नोटिस दिया है, उस नोटिस पर यदि गौर करें तो 7 आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इसके बाद एक कमेटी बनेगी, पहले तो विचार होगा कि नोटिस स्वीकार किया जाए या नहीं। यदि स्वीकार किया गया तो कमेटी बनेगी, फिर वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये प्रक्रिया बढ़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि इस बीच में ज्ञानेश कुमार ही रिटायर हो जाए। लेकिन जो आरोप है, यदि उन आरोपों पर हम एक एक कर चर्चा शुरू करें तो 7 आरोप जो ज्ञानेश कुमार के ऊपर लगे हैं, उन 7 आरोपों को मद्देनजर रखते हुए विपक्ष जो बातें कह रहा है वो ये है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था के तौर पर काम नहीं कर रहा है, उसका काम पक्षपातपूर्ण है। और 7 आरोपों को एक एक कर हम चर्चा करें तो पहला आरोप, पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है चुनाव आयोग। ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में जो 3 सदस्यों का आयोग है वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है।
विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में उसका झुकाव दिखाई देता है। अब किसी सत्ताधारी दल के विपक्ष में किस चुनाव आयोग का रवैया दिखाई देने लगे विपक्ष को, फिर तो चुनाव कराने का मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि उन चुनाव के नतीजों पर भी चाहे जीते कोई, सवाल जरूर उठेंगे कि क्या वाकई ये चुनाव निष्पक्ष हुए और क्या वाकई उसी संस्था ने चुनाव कराए जिस संस्था के अध्यक्ष को, प्रमुख को हटाने के लिए संसद में 163 सांसदों ने नोटिस दे रखा है। नोटिस स्वीकार होने की जो प्रक्रिया है वो आप जानते हैं। कल मैंने बताया था कि राज्यसभा में इस तरह का नोटिस मूव करने के लिए कम से कम 50 सांसदों के सिग्नेचर की जरूरत है। वहां 63 लोगों ने किए हैं, यानी न्यूनतम 50 सांसदों से 13 ज्यादा। लोकसभा में 100 सांसदों की बात है, 130 लोगों ने की है, यानी कुल जमा 193 सांसदों ने यह नोटिस दिया है। तो जो संख्या बल है वो संख्या बल तो नोटिस मूव कराने के लायक विपक्ष के पास है। पहला आरोप आपने देख लिया कि पक्षपातपूर्ण रवैया ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाला आयोग उसका बना हुआ है। तो इस आरोप के बाद जरा आप दूसरे आरोप पर गौर करें। दूसरा आरोप यह है कि चुनावी धांधली की जांच में बाधा बन रहे हैं। पहली बात तो यह कि क्या वाकई चुनावी धांधली हो रही है। अब मध्य प्रदेश का चुनाव मुझे याद है, मध्य प्रदेश के चुनाव में आपने देखा होगा वोटिंग के दिन उसके एक आध दो दिन पहले तक किसान सम्मान निधि की रकम किसानों के खाते में जा रही थी। जहां डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का दौर जब आ गया, डीबीटी का दौर आ गया, खटाखट पैसे खाते में जा रहे हैं। आचार संहिता के बाद पैसे क्यों डाले जा रहे हैं? क्या चुनाव आयोग इस पर रोक नहीं लगा सकता है? एक उदाहरण मैं आपके सामने साझा करता हूं। देश का बजट था, साल था 2012। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे और वो बजट पेश करने वाले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब का चुनाव था और इन तीनों चुनावों को मद्देनजर रखते हुए फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के दिन पेश किया जाने वाला बजट चुनाव तक के लिए टाल दिया गया, क्योंकि चुनाव में ऐसी कोई घोषणा होती जिससे आरोप लगते कि उत्तर प्रदेश के या फिर चुनावी राज्यों के वोटर्स को प्रभावित करने के लिए इस तरह की घोषणाएं की गई। केंद्र सरकार ने खुद से यह फैसला लिया कि नहीं, चुनावी माहौल में कोड ऑफ कंडक्ट लगे होने के दौर में हम बजट पेश नहीं करेंगे। यह होती है नैतिकता सत्ता पक्ष की तरफ से। लेकिन अब तो सत्ता पक्ष की तरफ से पैसे ही बांटे जा रहे हैं। धांधली अपनी जगह है, धांधली के आरोप अपनी जगह है कि क्या वाकई चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो रहे हैं। कई विपक्षी दलों का आरोप है कि निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं और चुनाव आयुक्त इसमें बाधा बन रहे हैं। तो ये दूसरा आरोप है। तीसरे आरोप पर चले, वोटर लिस्ट से नाम काटना। अब वोटर लिस्ट से नाम काटने की जो प्रक्रिया है, आपने देखा कि बिहार से सर के नाम से, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से जो प्रोसेस शुरू हुआ, उस प्रोसेस में नाम काटने जोड़ने को लेकर लंबा विवाद खड़ा हुआ। और ऊपर से एक और बड़ा विवाद यह है, हर राज्य में अलग किस्म का डॉक्यूमेंट। चुनाव आयोग ने खुद जो एपिक कार्ड जारी किया, उस एपिक कार्ड को मानने के लिए आयोग ही तैयार नहीं है। यह बिल्कुल वैसे ही परिस्थिति है कि किसी बेटे को कोई बाप अपना बेटा मानने को तैयार ना हो। एपिक कार्ड की जो स्थिति है वो चुनाव आयोग का पैदा किया हुआ बेटा की तरह है, लेकिन एपिक कार्ड जिसे वोटर आई कार्ड कहते हैं, उसे चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है, पहचान के सबूत के तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत सरकार द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड, उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। बंगाल जाकर कहानी कुछ और बदल जाती है, असम जाकर कहानी कुछ और बदल जाती है। तो इसको लेकर सवाल है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने काटने का खेल चल रहा है। और इस खेल में आपको पता होगा कि ये आरोप इतना गंभीर हो चला कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के पक्ष में पक्ष रखने एक वकील के तौर पर पहुंची थी। इतने गंभीर आरोप ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले आयोग के ऊपर और ज्ञानेश कुमार के ऊपर लगाए गए। चौथा आरोप पर आते हैं, स्वतंत्रता का हनन, स्वायत्तता का हनन। दरअसल अब सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। वो भारत सरकार के अधीन संस्था नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के अधीन संस्था है। 1993 का एक वाकया आपको याद दिलाता हूं। टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा का चुनाव चल रहा था। नरसिम्हा राव सरकार ने प्रणब मुखर्जी को केंद्र में मंत्री के तौर पर शपथ दिला दी थी।
लेकिन संसद के संविधान के नियमों के मुताबिक 6 महीने के भीतर उनका संसद सदस्य बनना जरूरी था। टीएन शेषन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पड़ी हुई थी, उसका इंतजार कर रहे थे क्या फैसला देता है। टीएन शेषन ने राज्यसभा का चुनाव टाल दिया और साफ कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक स्थिति का फैसला चुनाव आयोग नहीं करता कि चुनाव आयोग सरकार के अधीन है या नहीं है, तब तक इस देश में मैं कोई चुनाव नहीं होने दूंगा। नतीजतन प्रणब बाबू को इस्तीफा देना पड़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि चुनाव आयोग की भूमिका सुप्रीम कोर्ट और सीएजी की तरह है, वो संविधान के अधीन संस्था है, न कि सरकार के अधीन संस्था है। सरकार के अधीन चुनाव आयोग नहीं हो सकता। तब जाकर के चुनाव का रास्ता खुला, लेकिन उस स्वायत्तता को, उस स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, यह आरोप लगाया गया है। अब जरा देखिए पांचवें आरोप पर जाएं तो साजिश का आरोप लग रहा है। अब चूंकि टीएमसी पिटीशन को मूव कर रही है, वो लीड पिटिशनर है, उसने नोटिस दिया है, उसके सांसदों के नेतृत्व में जो नोटिस दिया गया है उसमें बाकी विपक्षी दलों के दस्तखत हैं, लेकिन लीडर के तौर पर टीएमसी के सांसद आगे आए हैं। पश्चिम बंगाल में यह सवाल बहुत मजबूती से उठा कि साजिश के तहत वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, तो यह साजिश का आरोप ज्ञानेश कुमार के ऊपर लगाया गया है। अब ज्ञानेश कुमार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं राहुल गांधी के आरोपों पर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालों का गोलमोल जवाब भी दे देते हैं। 5-5 सवाल, 4-4 सवाल एक साथ क्लब करके तब उसका जवाब देते हैं। अपनी सुविधा से जिसका जवाब देना होता है दे देते हैं, दूसरे के जो सवाल उनके लिए उचित जान नहीं पड़ता उसका जवाब वो नहीं देते। पता ही नहीं चलता कि ज्ञानेश कुमार कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये एक आरोप उनके ऊपर है, साजिश का आरोप। एक आरोप जो छठा आरोप है वो ये है कि विपक्षी वोटर्स को निशाना बनाया जा रहा है। यानी उन इलाकों में जहां एक पहले से अंडरस्टूड है, पहले से ये चीज आम समझ है कि उन इलाकों में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को वोट नहीं मिलते, वहां के वोट विपक्षी दलों को मिलते हैं। उन इलाके के वोटर्स के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको स्पेशल डिवीजन के नाम पर तंग किया जा रहा है, अजीब अजीब तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। ये सब आरोप ज्ञानेश कुमार के ऊपर लगाया गया है, जो निश्चित तौर पर बेहद गंभीर आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, भारत का संविधान भी कहता है कि चुनाव आयोग का काम वोटर्स की भागीदारी सुनिश्चित करना है, उसका नाम काटना नहीं। इस देश में नागरिकता कैसे तय होगी ये भारत सरकार तय करेगी, चुनाव आयोग नहीं तय करेगा। लेकिन वो नागरिकता के सबूत मांगता है। नागरिकता के लिए कोई आई कार्ड भारत सरकार ने जारी किया हो वो मुझे नहीं पता। अगर कोई आई कार्ड जारी किया हो तो हमारे दर्शक जरूर बताएं। जो आई कार्ड है, जो पहचान पत्र है, या जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसी के अंदर नागरिक की परिभाषा तय होती है। लेकिन चुनाव आयोग नागरिकता और नागरिक की परिभाषा तय करने चला है, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का आरोप विपक्षी दलों का है कि विपक्षी मतदाताओं को निशाना बना रहा है। 7वां आरोप है कि राज्यों में विवाद पैदा कर रहा है। अब चुनाव आयोग राज्यों में विवाद पैदा कर रहा है, इस तरह के आरोप लगे तो इसे निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण और गंभीर परिस्थिति माना जाना चाहिए। राज्यों के बीच के विवाद केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर आते हैं। राज्यों के भीतर नागरिकता तय नहीं होती है, राज्यों के भीतर मताधिकार तय नहीं होते हैं, राज्यों के भीतर इस देश के संघीय ढांचे की मूल अवधारणा तय नहीं होती है, बल्कि राज्यों के भीतर तो संघीय ढांचे की और मूल अवधारणा के पालन करने की व्यवस्था होती है। आज केंद्र सरकार की क्या स्थिति है? केंद्र सरकार में बैठे हुए ज्यादातर लोगों को लगता है कि देश का प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि इस देश का शासक होना। हकीकत यह है कि इस देश में राष्ट्रपति ही राष्ट्र प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रमुख नहीं होता। और राष्ट्रपति के अधीन केंद्र और राज्य सरकारें दोनों काम करती है। केंद्र सरकार केंद्र सूची और समवर्ती सूची पर काम करती है, राज्य सरकारें राज्य सूची और समवर्ती सूची पर काम करती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश का मुखिया, देश का शासक नहीं हो सकती, बल्कि वो केंद्र सरकार का शासन प्रमुख भर है, राष्ट्र प्रमुख नहीं है। राज्य का शासन करने वाली सरकार राज्य सूची के विषयों पर राज्य का शासन प्रमुख है, राज्य प्रमुख नहीं है। राज्य प्रमुख की भूमिका में राष्ट्रपति के
प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल मौजूद होते हैं। शासन राष्ट्रपति के नाम से ही करना है या उनके प्रतिनिधि राज्यपाल के माध्यम से ही, उनके नाम से ही करना है। जनता ने केंद्र, संविधान ने दरअसल जनता की सुविधा के लिए केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया है। अब ठीक इसी तरह से केंद्र में बैठे हुए लोगों को लगता है कि सत्ता मिल गई तो संपूर्ण देश पर उन्हीं का बनाया हुआ कानून चलेगा, वो जो कह दे वही चलेगा। नागरिकता को लेकर कभी आपने देखा सीए, एनआरसी, एनपीआर, तमाम तरह की चीजें तय हुई। सीए, एनआरसी, एनपीआर क्या है, अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर हम वीडियो बनाने चले तो 8 से 10 वीडियो बन जाएंगे, वो टॉपिक खत्म नहीं होगा। मैं कतई नहीं कह रहा कि इस देश में नागरिकता को लेकर फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या नागरिकता को लेकर केंद्र सरकार ने कोई पहचान पत्र जारी करने की व्यवस्था की है? जब तक वो व्यवस्था नहीं होती तब तक चुनाव आयोग इस तरह के उटपटांग कदम उठाता क्यों है, जिससे विपक्षी दलों के मन में यह अविश्वास पैदा होता है कि आखिर कहीं ना कहीं किसी दल विशेष के, किसी पार्टी विशेष के पक्ष में चुनाव आयोग काम तो नहीं कर रहा है। कई सारे ऐसे बयान भी आपको दिखेंगे। नोटिस देने में विपक्षी दलों के नेताओं को जितनी तेजी दिखाई जाती है, उतनी तेजी सत्तारूढ़ दल के नेताओं को नोटिस देने में नहीं दिखाई जाती। आचार संहिता साफ कहती है कि जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर के कोई भी व्यक्ति यदि कोई भाषा बोलता है तो उसके ऊपर तमाम तरह के गंभीर आचार संहिता के मुकदमे दर्ज हो सकते हैं और सजा हो सकती है। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव के वक्त इस देश के एक राजनेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो ये कह रहे थे कि मंगलसूत्र, भैंस, ये सब खोलकर एक खास राजनीतिक दल को यदि सत्ता मिली तो वो मुसलमानों को दे देंगे। साफ साफ एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा था, झूठे आरोप एक राजनीतिक दल पर लगाकर। क्या हुआ उसके मामले में? मुकदमा हुआ आचार संहिता का, और यदि हुआ तो क्या उसमें कोई सजा दी गई? दंगाइयों की पहचान, बलवाइयों की पहचान कपड़ों से होती है, यह बात इस देश के एक राजनेता ने कही। क्या उस पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ? चुनाव के दरमियान कही थी एक, क्या उस पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें कोई सजा हुई? कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का को देखते हुए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव को संपन्न कराने वाली संस्था के ऊपर यदि सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों को अकारण नहीं कहा जा सकता, उन सवालों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। कितने उदाहरण आपके सामने रखे जाए। आपने देखा होगा कि जिस तरह से पोलिंग बूथों के अंदर की रिकॉर्डिंग को सामने लाने की जब बात होती थी तो महिलाओं और बहु बेटियों की प्राइवेसी बताकर उसकी आड़ में छिपने की कोशिश खुद ज्ञानेश कुमार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। मतलब जो महिलाएं वोट देने बूथ तक निकल के जा रही हैं, लाइव टेलीकास्ट टीवी चैनलों पे चल रहा है, लोग देख रहे हैं, अगर वही फुटेज चुनाव आयोग दे दे तो उससे महिलाओं की और बहु बेटियों की प्राइवेसी भंग हो जाएगी। ये इस तरह के बेतुके तर्क यदि कोई दे रहा है तो स्वाभाविक है कि विपक्षी दलों के ऊपर कहीं ना कहीं संदेह बढ़ेगा, और विपक्षी दलों पर संदेह बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि उनको समर्थन कर रहे मतदाताओं के बीच भी इस देश में लोकतंत्र की एक बेहद पवित्र संस्था के ऊपर संदेह बढ़ता चला जाएगा। और इन संदेहों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति अगर चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के प्रस्ताव के रूप में, संकल्प के रूप में संसद में रखी जाती है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप रखी जाती है, तब परिस्थितियां और ज्यादा गंभीर होती है कि क्या वाकई मौजूदा सिस्टम और सत्ता ने ऐसे ही लोगों का चुनाव किया है जिनके ऊपर बार बार उंगली उठती रहे। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव अब जिस प्रकार से होगा, इस चुनाव के नतीजों पर जीते कोई कितने लोग भरोसा कर पाएंगे, ये सवाल बड़ा सवाल है कि एक तरफ जिस संस्था के ऊपर सवाल है और वही संस्था चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर रही है और वही चुनाव भी करवा रही है। देखते जाइए, लोकतंत्र के अंदर यदि विकृतियां, संस्थाओं की शुचिता कम होने से आई है तो निश्चित तौर पर इन विकृतियों का निदान जनता और संसद दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। क्योंकि एक तरफ लोकतंत्र की लोकतांत्रिक लड़ाई, संवैधानिक संस्थाओं की शुचिता बनाने की जो का लोकतांत्रिक संघर्ष एक तरफ संसद के अंदर लड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच भी लड़ा जाता है। अब परिणाम इसका क्या होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। फिलहाल तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र
मौजूदा दौर में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाने वाला भारत किस तरह से अपनी शुचिता और संस्थाओं की शुचिता को बचाने की एक कामयाब या नाकामयाब कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।